नमस्कार दोस्तों, शादी का सीज़न चल रहा है और हम में से अधिकांश लोग शादी सीज़न को एंजॉय करते हैं। शादी में जाते हैं, पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ भरपूर एंजॉय करते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों का ध्यान एक चीज़ पर नहीं जाता है, वो है खाने की वेस्टेज। अधिकांश लोग खाने में प्लेट में भरपूर खाना ले लेते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है। और जहाँ तक ये भी देखने में आता है कि खाने में जो जिस प्लेट में खाना सर्व किया जा रहा है उसमें से प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है और ये सारी चीज़ें जाती है सड़कों पर। यानी कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, साथ ही खाने की भी बर्बादी हो रही है। और इन सब को रोकने के लिए एक अनूठा प्रयास किया है झुंझुनू जिले के लंबी अहीर की सरपंच नीरू यादव ने। नीरू हमारे साथ है, और भी बहुत कुछ नीरू ने उल्लेखनीय कार्य किए, महिला सशक्तिकरण हो या फिर अन्य शिक्षा के क्षेत्र में। सारी जानकारी लेंगे नीरू से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रही थी कि ये जो खाने की बर्बादी वाला जो आपने शुरू किया, क्यों, किस तरह से इसकी शुरुआत की गई थी और जो ये थॉट था वो कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, गांव में शादियां वगैरह होती हैं तो उसके अंदर खाने की बर्बादी के साथ साथ हम जो डिस्पोजल के ग्लासेस वगैरह, प्लेट्स वगैरह, जो पॉलीथीन की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हम यूज़ करते हैं, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। देखो, गाँव के बारे में अगर हम बात करें तो गाँव के बारे में एक पहला थॉट ये आता है कि गाँव की जो हवा है वो शुद्ध हवा होती है, उसको शुद्ध माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसके कारण हमारे पर्यावरण में काफ़ी प्रदूषण, जिसको हम बोलते हैं, हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक पंचायत स्तर के ऊपर एक बर्तन बैंक का हमने एक हमारे थॉट दिमाग के अंदर आया और उसमें हमने क्या किया है कि जैसे एक जागरूकता, हमने एक अभियान एक चलाया हुआ है कि हम घर घर जाके लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि किस प्रकार जो शादी वगैरह में हम जो जितना प्लास्टिक का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण कितना हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक बर्तन बैंक किया है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे स्टील के बर्तन हमने रखे हैं और हम लोगों को बोलते हैं कि आप कोई भी प्रोग्राम आप जो करते हैं, जो पैसा आप प्लास्टिक की चीज़ें, ये प्लेट्स वगैरह और ये खरीदने पे जो खर्च करते हैं, उससे बेस्ट तो ये होता है कि हम दो व्यक्तियों को उन बर्तनों को साफ करने के लिए हम रखें और वापस हम जो स्टील के बर्तन हैं वो यूज़ करें। तो उससे एक तो हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, दूसरा हमारे जो हम खा रहे हैं वो चीज़ जो हमारे अंदर जा रही है, प्लास्टिक में कहीं खाने से कोई कैंसर वगैरह की ऐसी बीमारियां जो आ रही हैं। तो एक छोटे लेवल पे हमने ये मुहिम अभी हमारी पंचायत के अंदर हमने शुरू की है। कितना टाइम हो गया इसे स्टार्ट किए हुए? अभी हमें 6 मंथ्स हो गए हैं। अभी हम लार्ज पे तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे स्तर पे हमने शुरू किए हैं। हमने 5-10 घरों के अंदर जो छोटे प्रोग्राम हुए, जैसे जन्मदिन की पार्टीज जो हो गई और कोई छोटे फंक्शंस जो हो गए, तो उसमें हम ने लोगों को स्टील के बर्तन प्रोवाइड करवाए हैं जिसका हम कोई भी चार्ज हमने नहीं रखा है। कोई भी अपनी इच्छा से उसके अंदर अपने बर्तन्स वगैरह एज ए भामाशाह के तौर पे ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकता है, या कोई बर्तन वगैरह किसी का गुम हो जाता है तो वो सेम वैसे ही बर्तन उस बर्तन बैंक के अंदर वापस जमा कर सकता है। तो ये एक शुरुआत है जो आगे जाके काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो समाज को देने वाली है। अच्छा, जो आपने शुरू की, क्योंकि गाँव में ये देखने में आता है कि मानसिकता चेंज करना बहुत आसान नहीं होता, तो आपको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने इसकी शुरुआत की थी या गांव के लोगों को समझाना शुरू किया? देखिए, आप कोई भी आप नया काम अगर करने के लिए आप जाते हो या फिर कोई भी आप ऐसा कुछ अलग समाज में करते हो तो चुनौतियां तो हर काम के अंदर आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चुनौतियाँ काफ़ी भी है, लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं एक सरपंच हूँ और लोगों को बातें बताना और उनको थोड़ा सा बताना, उनको कन्वेंस करना कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। समस्या आती हैं, हर चीज़ के अंदर आती है, लेकिन शुरुआत है ये, लेकिन धीरे धीरे ये वर्क करेगी। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूँ दर्शकों को, नीरू को हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। ये क्या हॉकी वाली सरपंच क्यों कहते हैं भाई, आपको ये बताइए आप मुझे। देखिए, हॉकी जो है वो हमारा नेशनल गेम है और कहीं ना कहीं उस गेम के ऊपर ना तो कोई ध्यान दे रहा है और कहीं ना कहीं वो पिछड़ता जा रहा है। तो मैंने अभी जब ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए और तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं क्यों ना अपने पंचायत स्तर के ऊपर एक हॉकी की वीमेंस टीम में तैयार करूं। तो उसके लिए मैंने अपने जो 2 साल का जो सरपंच का मानदेय था वो मैंने त्याग किया और उन बच्चियों को मैंने सारी हॉकी के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, हॉकी किट थी, उनको ड्रेसेस, उनको सभी मैंने अवेलेबल करवाई। उनके लिए मैंने कोच रखा एक,
जो उन्हें ट्रेनिंग, जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। और लड़कियों को कहीं ना कहीं क्या है कि गाँव के अंदर इतनी आज़ादी उनको बाहर निकलने के लिए, या हम किसी भी फील्ड में अगर देखें तो लड़के बहुत ईजीली जो है खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो एज ए महिला सरपंच जब मैंने इस चीज़ को देखा और मैंने बच्चियों से बात की, तो मैंने एक बहुत अच्छी हॉकी की टीम अपनी पंचायत स्तर के ऊपर तैयार की। जो वो बच्चियां खेलने भी गई, उन्होंने पंचायत स्तर पर वो जीती, फिर ब्लॉक स्तर पर भी वो जीत के गई और फिर आगे जिला स्तर पर भी वो खेली। तो मेरा प्रयास ये है कि अगर मेरी पंचायत की जो लड़कियां हैं वो स्टेट लेवल पर खेले आगे, उनमें से अगर एक दो बच्ची भी नेशनल खेल लेती हैं और अपना कुछ मुकाम अगर वो हासिल कर लेती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि एज ए सरपंच और महिला सरपंच मुझे एक संतुष्टि होगी कि मैंने अपने पंचायत की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ किया है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप बता रहे थे कि बच्चों से आपने बात की, तो आपके वहाँ पर गांव में बच्चियाँ पहले से हॉकी खेल रही थी, मतलब टीम ऑलरेडी थी आप लोगों के पास, या पूरी टीम को आपने एक तरह से शुरुआत से तैयार किया था? उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, कुछ बच्चियां जैसे स्कूल में थोड़ा बहुत खेली हुई थी, एक दो बच्चियां खेली हुई थी, बाकी नहीं ऐसे था। तो फिर मैंने उन बच्चियों से बात की और भी बच्चियों को मोटिवेट किया कि बेटा आप भी खेलो और आप सबको खेलना चाहिए। और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो पंचायत के अंदर बन जाता है अगर आपका खेलों की तरफ रुझान आता है तो। क्योंकि वरना तो क्या करते हैं कि लड़के ही आपके खेल ग्राउंड पे या कुछ भी हो एक आधिपत्य सा वो समझते हैं। तो मैं लड़कियों के लिए तो कुछ लड़कियां खेली हुई थी और कुछ को मैंने उसके लिए तैयार किया और उन बच्चियों को तो काफ़ी, उन बच्चियों का भी सपोर्ट रहा। और पेरेंट्स से मैंने बात कर ली थी, तो क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास होता है पेरेंट्स का कि हम हमारी सरपंच है और अच्छा ही एक डायरेक्शन बच्चियों को देंगी, तो उसका वो चीज़ मेरे काफ़ी काम आई। और पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस काफ़ी पेरेंट्स को करना पड़ा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस उन बच्चियों को मैं करवाती थी और उनको मैं बाहर भी लेके जाती थी, तो वो कई बार लेट भी हो जाते थे, लेकिन उसके लिए फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। सरपंच के मतलब कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत, ये कब शुरुआत हुई आपकी, किस तरह से हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा जो मायका पक्ष है वो तो एजुकेशन के अंदर है। मदर फादर हैं, दोनों ही टीचिंग लाइन में रहे, तो उन्होंने हमेशा हमारे पर जो है एजुकेशन को लेके और पढ़ाई को लेके काफ़ी वो सजग रहे हैं। और उन्होंने ये, उनके भी, मेरी मदर का भी राय है कि बच्चियों को अच्छे से मतलब पढ़ाना चाहिए। और वो खुद भी काफ़ी जब स्कूल में पढ़ाती थी तो स्कूल से आने के बाद बच्चियों को ट्यूशन वगैरह करवाना और ये सब रहा था। फिर जब शादी हुई मेरी तो मैं गाँव में आई, तो मैंने यहाँ पे आके जैसे गांव में रही तो गांव का थोड़ा माहौल देखा, परिवेश देखा कि किस प्रकार से गांव में काफ़ी जैसे स्वच्छता के ऊपर कम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा अलग रखा जाता है, पर्दा प्रथा हो गई, घूंघट हो गया, तो उसको लेके खुल के आ नहीं पाती, सामने बोल नहीं पाती। तो फिर एक दिमाग के अंदर थोड़ा सा आया, कुछ मेरे हस्बैंड ने काफ़ी इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, उनका भी एक मोटिवेशन के तौर पे उन्होंने कि गांव के लिए हमें वास्तव में कुछ करना चाहिए। तो फिर ये एक बार ये चुनाव का हुआ कि सरपंच का चुनाव है, और तो मेरे को ये लगा कि हम जब यहाँ हैं और तो कुछ आपको एक पोस्ट जब आपको मिल जाती है, जिस सरपंच का एक आपको टैग जब मिल जाता है, तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है कि आप लोगों से उस चीज़ के लिए, अपनी बातों के लिए मनवाने के लिए, या फिर कैसे। तो इस पर ये थॉट आया कि हम कुछ गांव में रह के और अपने गांव के लिए, अपने समाज, क्योंकि हमारी जड़ें तो बेसिकली हमारे गांव से ही है। अगर हम अपने गांव को अच्छा करते हैं या गांव के लिए कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा योगदान हम कर रहे हैं। तो उसको सोच करके ये सरपंच का चुनाव लड़ने का मन में आया और हम ये जीते चुनाव। आमतौर पे जब महिला सरपंच होती है तो महिला की जगह सरपंच पति काम करते हैं, ये एक आम धारणा है और ऐसा देखने में भी आता है। बिल्कुल, ये धारणा तो ये तो क्या है, ये धारणा चली हुई आ रही है पहले से ही। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो ये सरपंच एक जो नाम है, इसको हमेशा हर इंसान एक जैसे ये सरपंच जो नाम होगी, ये इस तरीके से देखा जाता है कि सरपंच है तो व्यक्ति आदमी ही होगा, कोई पुरुष ही कोई होगा। तो महिला सरपंच को कहीं ना कहीं एडजस्ट स्वीकार करने में कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बहुत बड़ी जो दिक्कत है वो आती है। और लोगों की धारणा ये होती है कि अगर सरपंच हो गया तो या तो पति होगा या पिता होंगे या भैया होगा कोई भी। लेकिन मेरे केस के अंदर क्या है कि मैंने तो हमेशा खुद सरपंच
सरपंचाई जो है वो मैंने खुद की है। शुरुआत में जब हुआ कि एक दो वाक़ये ऐसे हुए कि कुछ आए लोग बोले सरपंच साहब का है, जैसे हस्बैंड को बोल दिया तो वो सब, तो लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि सरपंच मैं हूँ। कौन सरपंच? सरपंच तो आपके सामने खड़ा है। तो ये चीज़ मैंने की, तो अब धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ हमारी सरपंच यही है और यही अपना सारा काम देखती है। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि आप सरपंच तो बन गई थी, लेकिन एज ए सरपंच आपको स्वीकार करना थोड़ा सा गांव वालों के लिए हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये विरोध जो शुरू होता है एज ए महिला सरपंच के लिए, तो सबसे पहले वो परिवार से ही हो जाता है। हाँ, ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ हुआ, मैंने फेस किया है। क्योंकि परिवार वाले भी सोचते हैं कहीं ना कहीं, या भाई हो या देवर हो या ससुर हो या परिवार के कोई भी हो, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि महिला है तो हम जो फैसला हम लेंगे वही होगा, और कोई भी हो, कोई भी शक्ति का विरोध है या कुछ भी है तो सबसे पहले तो परिवार में से होता है। और मुझे लगता है कि हर महिला को ये विरोध झेलना पड़ता होगा, तो मैंने भी झेला है और जेल भी रही हूँ अभी भी झेल रही है। अब किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है आपको, घर पे भी और घर के बाहर? घर के बाहर तो जैसे एक मेल ईगो जो हमारे समाज के अंदर होती है कि महिला के प्रतिनिधित्व को जल्दी से कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। जो मेल्स हैं वो जुड़ना नहीं चाहते इतना कि इसको तो ज़्यादा मतलब इतना ज्ञान होगा नहीं, ये क्या सरपंच करेगी, या फिर ये कैसे फैसले ले सकती है। ये एक धारणा कहीं ना कहीं गांव में हो जाती है कि एक औरत के डिसीजन को तो हम कैसे मान लेंगे, औरत को तो डिसीजन अच्छे से लेना ही नहीं आएगा, वो कहीं लड़ाई होगी तो वो कहाँ जाएगी। तो मतलब इस टाइप की जो धारणा कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश की परिपाटी में जो चली आई है वो है, वो दिक्कत। लेकिन उसको अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। काफ़ी महिलाएँ हैं जो आ रही हैं, जो खुद सरपंच हैं तो वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी बदलाव आने वाले टाइम में आएगा। सरपंच बनने के बाद चुनौतियां तो थी आपके सामने, शुरुआत आपने किस तरह से की अपने गांव के विकास के लिए, काम के लिए? मैंने अपने गांव के विकास के लिए अपने गांव में एक तो हॉकी की बच्चियों की मैंने टीम तैयार की। उसके लिए मैंने अपने 2 साल का जो मानदेय है मैंने वो उसका त्याग किया और बच्चियों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मैंने दिया। दूसरा, मैंने ये देखा कि महिलाएं कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बनने की मैंने कोशिश की। और जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया तो मेरी महिलाओं में, जो पंचायत की जो महिलाएं हैं, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, वो खुल के अपनी बात को भी कहने लगी। और मैंने अपनी पंचायत के अंदर व्यक्तिगत मैं खुद जाके बात करती हूँ। कोई भी इश्यू होता है उसको मैं खुद सुनती हूँ। कहीं कोई झगड़ा या कुछ भी किसी प्रकार की पंचायत होती है तो मैं वहाँ खुद मैं जाती हूँ। कोई भी पंचायत स्तर के ऊपर कोई काम होता है या कोई भी जैसे सड़क का कोई काम हुआ, कोई भी मटेरियल आता है, कुछ भी आता है, तो मैं उसको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर के मैं उसको देखती हूँ और उसको अपना पूरा समय मैं उसको देती हूँ। और इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए भी आपने काफ़ी कुछ काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम कर रही हैं। हाँ, एक मैं ये विशेष तौर पे ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरी पंचायत के अंदर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। मेरी पंचायत के अंदर 2 गवर्नमेंट स्कूल हैं और दोनों ही स्कूल हाई सेकेंडरी हैं। और उसके अंदर मतलब मुझे ये लगता है कि किसी बच्चे को अगर शिक्षा से वंचित है या वो पढ़ नहीं पा रहा तो उसके पेरेंट्स से जाके मिल के बात करके और उनको वो शिक्षा से वंचित किसी भी प्रकार से ना रहे, इसके लिए एक दूसरा मैंने विद्यालय के अंदर भी मैंने एज ए भामाशाह योगदान दिया है, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर ने शिक्षा श्री से मुझे सम्मानित भी किया है इस चीज़ के लिए। और दूसरा, मैंने अपनी पंचायत से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उससे मैंने निःशुल्क अपनी पंचायत की 10 लड़कियों को यहाँ जयपुर से मैंने ट्रेनिंग दिलवाई है। और वो 10 की 10 लड़कियाँ अभी जयपुर के अंदर जॉब कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है। और अभी आगे का मेरा महिलाओं के लिए ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए जो छोटे घरेलू जो लघु उद्योग हैं, मेरा आगाज सपना ये है कि मैं उनको ट्रेनिंग दिलाऊं ताकि मेरी पंचायत की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने घर से कुछ वो काम कर सकें, उनको पैसे के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े या फिर वो स्वावलंबी बने। ये मेरा सपना है कि मैं अपनी पंचायत की महिलाओं के लिए मैं ये करूँ।
एक टाइम था जब गांव की महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, लड़कियों को भी इतना पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब चेंज आ रहा है। फिर भी क्या आपको लगता है कुछ विरोध झेलना पड़ता है आपको जब इस तरह के कुछ नए इनिशिएटिव आप करती हैं, खासतौर पे गांव के अपने गांव में? हाँ देखो, विरोध तो झेलना तो पड़ता है, क्योंकि जैसे अभी मैं सरपंच बनी तो मैं जाती हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए मैं मेरे हस्बैंड की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और पीछे परिवार से भी मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिला है कि मैं अपने डिसीजंस लेने के लिए आज़ाद हूँ। और जब मैं सरपंच बनी हूँ तो महिलाओं में कहीं ना कहीं ये जागृति उनमें भी आई है, वो खुलकर थोड़ा बोलने लगी हैं, अपनी समस्याएं वो मुझे बताती हैं, तो उनको एक मोरल सपोर्ट मिला है। मुझे देखकर वो ये सोचते हैं कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अगर मैं बन पाऊँ तो ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली इस चीज़ के लिए मैं समझूंगी। नीरू जी, आप किसान उत्पादक संगठन बनाने वाली पहली महिला सरपंच है, कैसे किया आपने ये सारा काम? देखिए, गांव में ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं। 70% लोग जो हैं वो गांव में खेती बाड़ी करते हैं। तो किसानों को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने FPO एक योजना जो ये है कि किसान उत्पादक संगठन का, नाबार्ड के साथ और SSIRD जो है उनके साथ मिलके, तो ये मैंने अपने ब्लॉक स्तर के ऊपर FPO का गठन किया। उसमें अध्यक्षता जो है वो मैं करती हूँ। उसके अंदर मैंने अभी 300 किसानों को FPO में जोड़ा है, और उन किसानों को लाभ पहुँचाया जाए, उनको अच्छा जो किस्म के जो बीज हैं, खाद है, और उनको अच्छे उत्तम किस्म के बीज वगैरह और खाद और यूरिया DAP वगैरह की किल्लत राजस्थान के अंदर काफ़ी आती है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि उनको जिस प्रकार से बिचौलिए कहीं ना कहीं किसानों के जो प्रॉफिट को हार्म कर रहे हैं, और उन बिचौलियों को ख़त्म करके डायरेक्ट जो कंपनी है वो किसानों से डील करे और उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, एक उनकी एक्स्ट्रा इनकम किसानों की हो। अगर हमारे गांव, हमारे जो देश के जो अगर किसानों को जो सशक्त अगर बनेंगे तो मुझे लगता है देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन किसान बहुत पारंपरिक तरीके से खेती करना चाहते हैं, एक दुकान उनकी सेट है, वहीं से वो बीज भी लेकर आना चाहते हैं, खाद भी लेकर आना चाहते हैं, बेचना भी, अगर फसल बेचनी है तो उसमें भी उनका इसी तरह की मानसिकता रहती है। बदलाव कैसे किया? वो बदलाव इस FPO के माध्यम से ही होगा। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए उनके लिए हम लोग उनको जैसे जिस प्रकार संगठित करके उनके लिए वर्कशॉप वगैरह लगाएं, उन्हें बताएं, उन्हें किसानों को विजिट करवाएं कि आप किस प्रकार से आपको नई नई टेक्निक्स के माध्यम से आप अपना खेती बाड़ी का कर सकते हो। उस क्षेत्र में हमारा FPO जो है वो काम करेगा। अभी शुरुआत हुई है, हमारी साल भर हुआ है हमें, तो किसानों को अच्छी टेक्निक्स वगैरह से उनको संगठित करके कि आप एक इकट्ठा उत्पादन आप कीजिए तो हम डायरेक्ट कंपनी से बात करेंगे और वो सही रेट में आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगी, तो उससे डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा होगा और उनको काफ़ी इस चीज़ के लिए उनमें जागरूकता आएगी। इस क्षेत्र में हमारा FPO काम करेगा। 2020 में आप सरपंच बनी थी, बहुत जल्दी सारी चीज़ें की आपने। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी तो देखिए, समय इतना ही मिला है, अपने आप को प्रूव करने के 5 साल मिले हैं, तो जितना ज़्यादा हम अपने इस कार्यकाल में, मेरा ये है मानना है कि मैं काम कर सकूं और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का मैं विकास कर सकूं, इस मानसिकता को ध्यान में रख के और मैं काम कर रही हूं। बाकी मुझे तो लगता है कि मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, और देखते हैं आगे की कुछ और भी योजनाएं हैं, आपकी कुछ और नया करने जा रही है, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताया। हाँ, आगे की योजनाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे गांव को जो है वो आदर्श ग्राम बनाने का मेरा एक सपना है। मैंने जैसे कि राजस्थान के अंदर पानी की काफ़ी किल्लत है, तो कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है, तो उसके लिए हमने ऐसा सेटअप हमने तैयार किया है कि जो वेस्टेज जो पानी है उसको हम लोग सीवर लाइन के माध्यम से, जो गांव के सूखे कुएं हैं या कोई बोरवेल है जो खाली है, उसके अंदर हम उस पानी को पहुंचाते हैं ताकि वो वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम है वो होता रहे। साथ में कीचड़ मुक्त अपनी पंचायत को, गांव को करने का एक सपना मेरा है कि बिल्कुल कीचड़ मुक्त हम अपनी पंचायत को करें और छोटे छोटे लघु उद्योग मेरी पंचायत के अंदर हों, जिससे महिलाएं वगैरह सशक्त बने और वो उसमें काम कर सके। एक पर्यावरण को देखते
के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमने जैसे एक मुहिम चलाई हुई है कि किसी बच्चे के जन्म पर या कोई शादी के कोई जन्मदिन पर या किसी वर्षगांठ के ऊपर हम लोग काफ़ी सारे पेड़ हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर लगाते हैं, जिससे कि पर्यावरण काफ़ी अच्छा हो जाए, हरा भरा हो जाए। एक चीज़, जैसे आप इतना सब कुछ कर रही है, एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि सरकार ने महिला बाल विकास ने उड़ान योजना शुरू की है ताकि जो लड़कियां हैं हमारे स्कूल में पढ़ी उनके ताकि महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन्स पहुंच सके, उस दिशा में आपकी तरफ से, क्योंकि गांव के अंदर अभी भी लोगों के अंदर साफ सफाई को लेकर, खासतौर पे पीरियड्स का टाइम चल रहा है, वो जागरूकता नहीं आती है, उसको लेकर भी आपकी तरफ से कुछ आपने सोचा है कुछ? हाँ, उसके लिए हम जैसे स्कूल वगैरह के अंदर जो हमारे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं और जो ये जो ANM है, जो स्वास्थ्य केंद्र में जो काम करती हैं, वो सब तो हम समय समय के ऊपर जो स्कूल की जो लड़कियां हैं और जो गांव की बच्चियां हैं उन सबको बुला करके और उनमें एक जागरूकता उनको बताते हैं, बेटा आपको किस प्रकार से साफ़ सुथरा रहना है, किस प्रकार से वो सब है, और निःशुल्क सैनिटरी पैड वगैरह हम उनमें वितरित करते हैं। तो इस प्रकार की हम समय समय पर जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं ताकि उन बच्चियों को उस चीज़ के लिए जागरूक किया जा सके। चलिए, अब मैं आपके थोड़े सा कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगी। हरियाणा से आप निकली, राजस्थान पहुंची, ये जो सफ़र था आपका, उसके बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, आपकी एजुकेशन सब कहाँ से, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो मेरे फादर हैं वो रिटायर्ड HM हैं और मदर भी टीचर हैं, और मेरी जो बहन, एक बड़ी बहन है, वो भी फिजिक्स में MSc है, तो भाई है वो CBI में इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली पोस्टिंग है उनकी। तो बेसिकली परिवार का जो पूरा बेसिक जो बैकग्राउंड जो मेरा रहा वो एजुकेशन से रहा, और जब मेरी शादी हुई तो यहाँ ससुराल में भी सभी अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे परिवार में तो यहाँ पर भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। तो ये सफ़र मेरा काफ़ी अच्छा रहा और ये सोचा था कि कुछ अच्छा अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए कुछ अच्छा करें। तो ये हमने सरपंच का चुनाव लड़ा और अभी देखते गांव के लिए काफ़ी अच्छा कुछ करने का प्रयास है। अच्छा, आपकी एजुकेशन वगैरह सब कहाँ से हुई है? एजुकेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से अपने नारनौल से की, और उसके बाद मैंने MSc यहाँ से जयपुर से मैंने की, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैंने B.Ed की वहीं से नारनौल से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स मैंने एजुकेशन में किया, और मैंने MA की ज्योग्राफी से, और फिलहाल मैं अभी PhD में अभी कर रही हूँ ज्योग्राफी से। जी, आमतौर पे राजस्थान के गाँव के अंदर आज भी महिलाएं पर्दा वगैरह करती हैं, पर्दा प्रथा अभी भी है। आपको भी सारी चीज़ें करनी पड़ी थी? मैंने बताया कि मैंने जिस परिवार में मैं शादी करके आई काफ़ी एजुकेटेड था, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए मुझे कभी फोर्स नहीं किया गया। पर्दा प्रथा में मेरा ये मानना है कि पर्दा को मैं एक तरह से गलत भी नहीं मानती, मैं ये नहीं कहती कि गलत ही हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन ट्रेडिशनल और एक कंजर्वेटिव उसके में काफ़ी फ़र्क है। उसमें आप मैं घूंघट नहीं करती हूँ, मैं पर्दा प्रथा के पक्ष में भी नहीं हूँ, तो मैं उसका ज़्यादा विरोध भी नहीं करती हूँ। अगर आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, आप कंजर्वेटिव नहीं हो जी। हाँ, ट्रेडिशन अपने परंपरागत तरीकों को अपनाना सही है, लेकिन आप अपनी बात को खुलकर रख सको, आप अपने डिसीजंस अगर आप लेते हो, तो मेरा मानना ये है कि पर्दा प्रथा आपको अगर आपके फैसलों में अगर आपके आड़े आती है तो वो गलत है। अगर आप अपनी फैसले अच्छे से ले रहे हो, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, तो वो एज ए ट्रेडिशन गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर वो रोकती है तो वो गलत है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी एक महिला होने के नाते आपको पूरी करनी है, वो भी है, और बाकी काम भी। दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करती है, कैसे संभालती है ये सारी चीज़ें? देखिए, जिम्मेदारी तो परिवार की भी होती है, और पूरे गांव, जब आप सरपंच बन जाते हो तो आपके लिए पूरा आपका जो गांव है, आपकी जो पूरी पंचायत है, वही आपका पूरा परिवार हो जाती है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ समय वो एडजस्टमेंट आप बैठाना पड़ता है मुझे, कि बच्चों को भी उनके स्कूल के टाइम पर मैं उनको भी अपना जो है समय उनको दे सकूं, पंचायत को भी मैं अपना पूरा समय दे सकूं, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है, कर लेती हूँ। थोड़ी भागदौड़ होती है उसके अंदर काफ़ी, लेकिन मैं करती हूँ। जब हम इन लॉज के साथ होते हैं, सास ससुर हमारे साथ हैं, बाकी और परिवार के सदस्य, बच्चों का नाम आपने वैसे बच्चों के लिए आपने बोला, तो कहीं ना कहीं से कभी कभी कोई छोटी मोटी कंप्लेन आ ही जाती है कि शायद हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे, उनको ऐसा लगता है।
कभी आपको भी इस तरह से होता है? बिल्कुल, काफ़ी लगता है, क्योंकि मेरी बच्ची है वो 2 साल की है तो छोटी है, तो कई बार मैं उसे बिल्कुल बेटे को समय नहीं दे पाती हूँ। कभी कहीं पे कोई अगर कोई प्रॉब्लम किसी ने बुला लिया तो कई बार क्या है शाम को भी जाना पड़ता है, दिन ढलने के बाद भी कई बार मुझे जाना पड़ता है। तो उस चीज़ में तो फिर कई बार बैठ के ये होता है कि बच्चों को तो बिल्कुल हम समय ही नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट हो जाता है वो मन में। लेकिन क्योंकि दायित्व जब आपने लिया है पूरी पंचायत का है तो फिर उसको भी करना ज़रूरी है, तो वो होता है, लेकिन कर लेते हैं एडजस्ट। सरपंच जिस पद पर है उसके लिए आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खुद के लिए भी, क्योंकि आमतौर पे यही देखने में आता है कि महिला अपनी या तो घर की जिम्मेदारियों में या ऑफिस की जिम्मेदारियों में जो भी उनका काम है इतनी फंस जाती, खुद के लिए टाइम नहीं निकालती। अधिकांश महिलाओं के घरों में यही स्थिति है। आपके साथ कैसे टाइम देती है? खुद के लिए टाइम निकलता है या नहीं निकलता? देखिए, खुद के लिए तो टाइम, वो तो कहते हैं टाइम को मैनेज करना पड़ता है जी। निकलना, आप अगर पूरा दिन ऐसे सोचोगे कि टाइम नहीं है तो वो तो नहीं निकल पाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10-10 दिन खुद को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार बहुत थकान हो जाती है, थक जाते हैं कि यार बहुत थक गए आज तो खुद, मतलब ये है कि भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खुद के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है जी। बिल्कुल। आप या तो पंचायत संभालो या घर संभालो, बच्चों को संभालने में दिन ऐसे निकल जाता है कि समय इतनी तेज भागता है कि खुद के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। कोई ड्रीम आपका ऐसा जो आप पूरा करना चाहती हैं? ड्रीम तो मेरा यही है कि मैं, अभी तो मेरा ये ड्रीम है एज ए सरपंच मैं अपनी पंचायत को काफ़ी अच्छे स्तर तक मैं लेके जाऊं और अपने पंचायत की महिलाओं को मैं सशक्त करूं। अभी के लिए मेरा ये ड्रीम है जी। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, अपने गांव के लोगों को? जो भी मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ, मैं विशेष तौर पर, क्योंकि एज ए महिला मैं महिलाओं को ये मैसेज मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी महिला को कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में अगर मिलती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं, उसमें अपना 100% दे और अपने आप को साबित करें, जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ। महिलाएं महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये कहा जाता है। ये कहा तो जाता है कि महिलाएं, लेकिन वो आपको उसके लिए सोच जो है, दुश्मन तो महिलाएं क्या पुरुष भी होते हैं। आपको विरोध तो हर क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन आप अपना 100% किस प्रकार से देते हो, आप क्या कर रहे हो, ये कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही, मैं अपना जो कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ और अपना 100% मैं उसमें दे रही हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो आपका कोई भी विरोध करे, और विरोध, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमेशा शक्ति का ही विरोध किया जाता है। तो उस विरोध का, वो विरोध आप उसको किस रूप में आप उसको लेते हैं, चैलेंज के रूप में लेते हैं या किस रूप में लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। तो विरोध ही आपको, मेरा कहने का ये है कि विरोध ही आपको ताकतवर बनाता है। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, इतना टाइम आपने दिया पत्रिका टीवी के जो दर्शकों, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो काम आप कर रही हैं वो वाकई में बहुत ही उल्लेखनीय, और आपके गांव का जो है वो विकास तो हो गई होगा, और उसी तरह से मुझे लगता है और भी जो महिला सरपंच है और भी जो जनप्रतिनिधि है इसी तरह से काम करेंगे तो पूरे गांव की, हमारे देश की जो दशा और दिशा बदल सकती। तो ये थी हमारे साथ पत्रिका टीवी में नीरू यादव जी। ये बाकी उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण है जो कि अपने जीवन में कुछ नया करना चाहती है, अपने साथ साथ अपने गांव के, अपने परिवार के आसपास के लोगों की दशा और दिशा में सुधार करना चाहती है। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।